अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने स्टार्ट करनी है आज रेड स्पॉट बायोलॉजी। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूं, ऑल्दो इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई होती है, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स को वो एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ नहीं आती। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो टॉपिक 1A है कि जिसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनल। सेलुलर ऑर्गेनल के अंदर सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड और उनके फंक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ये मैं इसलिए कवर करवा रहा हूँ क्योंकि ये वाला चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मैं जैसे जैसे चैप्टर कवर करवाता जाऊँगा उसका जो टॉपिक है वो मैं इसमें से कवर करवाऊँगा, ताकि अगर किसी ने स्ट्रक्चर समझा हुआ नहीं है किसी चीज़ का, या फंक्शन उसे नहीं पता, या उसने वो टॉपिक डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, तो वो जाकर वो कवर कर ले वहाँ से। ये जो सेलुलर ऑर्गेनल है ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर आपको मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 4 जो है द सेल के नाम से, उसके अंदर आपको ये तमाम स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस मिल जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स ऑलवेज कंटेन डीएनए। देखें, सबसे पहले जब भी आपको डीएनए का नाम सुनाई देता है तो आपके माइंड में जो है वो एक ही स्ट्रक्चर आता है, वो है न्यूक्लियस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो ऑर्गेनल है कि जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। और जाहिर है सही बात भी है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियस ही वो वाहिद स्ट्रक्चर है कि जहाँ पर डीएनए पाया जाता है। दो स्ट्रक्चर्स और हैं जिनके बारे में आपने लाजमी याद रखना है। देखिए, न्यूक्लियस तो दोनों में हो गया ना, एनिमल्स में और प्लांट्स के अंदर, लेकिन एनिमल्स के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर एक और तरह का स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका मेन काम होता है सेलुलर रेस्पायरेशन। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, फिर ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर एरोबिक रेस्पायरेशन होती है, यानी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इससे एटीपी प्रोडक्शन होती है। इसी वजह से इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है एक सर्कुलर से डीएनए मौजूद होता है। ये थोड़ा बहुत खुद मुख्तार होता है, यानी ये अपनी डिवीजन के लिए और अपनी चीज़ें बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि ये खुद से अपनी मर्जी से ये काम कर सकता है। क्यों कर सकता है? बिकॉज इसके पास इसका अपना डीएनए होता है। अच्छा, अगर एक और स्ट्रक्चर की मैं बात करूं कि जिसके पास अपना डीएनए होता है, तो वो पाई जाती है प्लांट्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों के अंदर था, लेकिन ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है स्ट्रक्चर, और इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनल है जिसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, फूड की प्रोडक्शन के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना एक अदद डीएनए मौजूद होता है। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स आपने याद रखने हैं, न्यूक्लियस, मेन ऑर्गेनल, उसके बाद दोनों की बात अगर की जा रही है प्लांट्स और एनिमल्स तो माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर एक की बात की जा रही है, प्लांट्स की बात की जा रही है, तो क्लोरोप्लास्ट। सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सेंट्रियोल जो है, हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर एक अदद बॉडी होती है जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। इस सेंट्रोसोम के अंदर दो इस तरह के बैरल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ये बैरल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कहलाते हैं सेंट्रियोल। इनका काम होता है इस तरह के धागे बनाना जिन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर आकर क्रोमोसोम को पकड़ते हैं और फिर खींचते हैं ऑपोजिट साइड के ऊपर। तो ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के अंदर बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर। गोल्जी एपरेटस क्या होता है? गोल्जी एपरेटस इस तरह के फ्लैट बैग्स होते हैं, इस तरह के फ्लैट बैग्स होते हैं जो कि पैरेलल लगे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो चीज़ बनाता है वो गोल्जी के पास भेजता है। तो गोल्जी का पहला काम हो गया कलेक्शन, उसके बाद ये करता है मॉडिफिकेशन, उसमें कोई चीज़ ऐड करता है या उसमें से कोई चीज़ निकाल देता है, दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। मॉडिफाई करने के बाद वो उसे दोबारा से बैग में बंद करता है, दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग, और फिर सेल के अंदर या सेल के बाहर छोड़ देता है, दिस इज कॉल्ड डिलीवरी। तो कलेक्शन, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड डिलीवरी, ये गोल्जी एपरेटस का फंक्शन होता है। द लास्ट वन इज लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये एक अदद छोटा सा बैग होता है जिसके अंदर हमारे पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को तोड़ सकते हैं। दीज आर कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या दीज आर कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लाइसोसोम का काम होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। इन तीनों के अंदर डीएनए नहीं होता, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सोक्राइन सेल्स बी एक्सपेक्टेड टू कंटेन एज अ रिजल्ट ऑफ देयर फंक्शन? तो भाई देखिए, हमारे पास दो तरह की ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो है कि ये जो कुछ भी बनाता है ये एक पाइप के जरिए आगे भेजता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेनक्रियास की बात करूं तो पेनक्रियास के पास इस तरह का एक पाइप होता है, दिस इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक डक्ट। सो पेनक्रियास जो भी बनाता है वो इस पाइप के थ्रू बाहर आता है, सो दिस इज पेनक्रियाटिक डक्ट।
तो ये पेनक्रियास को हम कहेंगे एक्सोक्राइन। लेकिन पेनक्रियास के अंदर कुछ छोटे छोटे एरियाज होते हैं जिनके पास कोई डक्ट नहीं होती, ये जो कुछ भी बनाते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं, तो पेनक्रियास का ये हिस्सा कहलाता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वो ग्लैंड होता है जो कुछ भी बनाए वो डायरेक्टली ब्लड में डाल दे, जिसके पास कोई पाइप ना हो। तो पेनक्रियास एक डुअल ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन भी है। अब दोनों का काम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाना होता है। एंडोक्राइंस जो हैं ये हार्मोन्स बनाते हैं और हार्मोन बनाकर डायरेक्टली ब्लड में डाल देते हैं। एक्सोक्राइंस जो हैं ये यूजुअली एंजाइम्स बनाते हैं। एंजाइम्स जो हैं ये ज़्यादातर क्या होते हैं, एंजाइम ज़्यादातर प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो देखें, याद रखें, जो भी एक्सोक्राइन सेल होगा या कोई भी ऐसा सेल होगा कि जिसका काम कोई भी मटीरियल बाहर छोड़ना होगा, निकाल के सेल से बाहर निकालना होगा, उसके अंदर दो चीज़ें लाजमी होंगी, दो चीज़ें ज़्यादा होती हैं उसके अंदर। एक चीज़ उसके अंदर ज़्यादा होती है जिसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों ज़्यादा होता है भाई? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो मैंने बताया एक्सोक्राइन जो सेल्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं वो एंजाइम्स बनाते हैं जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है, दूसरा मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक जो कुछ भी बनाता है वो भेजता है गोल्जी के पास। गोल्जी उसमें छेड़खानियाँ करके उसको दोबारा से पैक करके सेल के बाहर भेजता है। तो गोल्जी, ये दो चीज़ें होती हैं जो किसी भी सीक्रेटरी सेल में, यानी ऐसा सेल जो सीक्रेशन का काम कर रहा है, कुछ निकाल रहा है अपने अंदर से, और या एक्सोक्राइन सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ अगर देखें, इंक्रीज अमाउंट ऑफ डीएनए, बिल्कुल नहीं, डीएनए जो है वो सारे सेल्स के अंदर बराबर होता है। आपके जितने भी सेल्स हैं जिनके अंदर 46 क्रोमोसोम है उनमें एक ही अमाउंट है डीएनए का, किसी में कम या ज़्यादा नहीं है। क्या इंक्रीज अमाउंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? बिल्कुल। अगर गोल्जी कहते तो गोल्जी भी सही होता। इंक्रीज नंबर ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम इंक्रीज उसमें होंगे जिसका काम मेनली तोड़ना होगा, कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय करना जब भी काम होगा किसी भी सेल का अपने अंदर, तो उनके अंदर लाइसोसोम ज़्यादा हो सकते हैं। लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज नहीं, लेकिन नंबर इंक्रीज हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया का उन सेल्स के अंदर जिनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स दे कंटेन वन और मोर डेंस बॉडीज, जिसे हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। बिल्कुल सही है। ये अगर हमारे पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर ये बॉडी होती है जिसे आप न्यूक्लियोलाई कहते हैं। इनसे इन्होंने पूछा है कि भाई इसका फंक्शन बता दें। बहुत आसान है, देखें, आपने पढ़ा है कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? वो राइबोसोम्स की होती है। यानी अगर प्रोटीन बच्चा है तो उसका बाप कौन है? उसका बाप राइबोसोम है। हर बाप का एक बाप होता है, तो राइबोसोम का भी एक बाप होता है और वो बाप होता है न्यूक्लियोलस। तो राइबोसोम को बनाना, देखिए, प्रोटीन को बनाना राइबोसोम की जिम्मेदारी है, और राइबोसोम खुद कौन बनाता है? राइबोसोम जो है ये न्यूक्लियोलस बनाता है। तो ये जो बॉडी है न्यूक्लियोलस, ये कुछ भी नहीं होता, ये बेसिकली एग्रीगेट होता है, कलेक्शन होता है प्रोटीन का और आरएनए का। प्रोटीन और आरएनए का कलेक्शन होता है, और इन्हीं दोनों का कलेक्शन जो है वो राइबोसोम भी कहलाता है। तो इसका काम होता है प्रोटीन और आरएनए को कंबाइन करके राइबोसोम बनाना। ये राइबोसोम पर न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं, और साइटोप्लाज्म में जाके मेनली ये बैठ जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है। तो क्या इसका काम फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए है? बिल्कुल नहीं। न्यू डीएनए बनाना किसकी जिम्मेदारी होती है? आपका अगर एक डीएनए है और इससे दो डीएनए बनना चाह रहे हैं तो वहां पर एक अदद एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डीएनए बनाने वाला जो एंजाइम है उसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो न्यू डीएनए बनाना इसकी जिम्मेदारी होती है, न्यूक्लियोलस की नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी बताया था आपको कि सेल के अंदर, सेल के अंदर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पर एक अदद बॉडी होती है जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं, जिसके अंदर इस तरह के दो स्ट्रक्चर होते हैं, सेंट्रियोल। तो जब सेल डिवीजन होनी होती है तो इसकी कॉपी बनती है, और ये कॉपी इस तरफ भी आती है, एक उधर ही रह जाती है और एक इस तरफ आ जाती है, ठीक है। और ये दोनों तरफ से बनाना शुरू करते हैं धागे, जिन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, जो कि आके क्रोमोसोम को पकड़ लेते हैं और फिर खींचना स्टार्ट करते हैं। तो स्पिंडल फाइबर बनाना जो है ये इसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। द रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉलोइंग न्यूक्लियर डिवीजन, बिल्कुल नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की रेप्लिकेशन वो खुद करता है, ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर कंटेन्स द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरएनए, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, किसके अंदर सबसे ज्यादा आरएनए होता है?
सेंट्रियोल की अभी मैं बात कर चुका हूँ, इनका काम होता है स्पिंडल फाइबर्स बनाना, ठीक है, तो इसमें आरएनए की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइसोसोम का कहा, लाइसोसोम एक बॉडी है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इसको आरएनए की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम जो है ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ये आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं। एक इसके अंदर डीएनए होता है मेन, फिर इसके अंदर एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं हिस्टोन्स। ये दोनों मिलकर तकरीबन 90% बनाती हैं, यानी तकरीबन 50 to 65% जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, 30 to 35% डीएनए होता है, बच गया 5 to 10% तो वो होता है आरएनए। तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट होता है क्रोमोसोम के अंदर आरएनए का, ठीक है। तो ये 3 आंसर्स नहीं है, तो लास्ट जो बच गया वो है न्यूक्लियोलस। मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूक्लियोलस बेसिकली कलेक्शन होता है 2 ही चीज़ों का, एक आरएनए और एक प्रोटीन, और इन्हीं दोनों को जोड़कर इसका काम होता है बनाना क्या, राइबोसोम्स, ठीक है। अच्छा भाई ये थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन नजर आ रहा है, ठीक है, इसको छोड़ दें, ये दूसरा क्वेश्चन है। नाउ सम फ्रेश रैट लिवर सेल वाज होमोजेनाइज्ड एंड द सस्पेंशन सब्जेक्टेड टू डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगेशन, द प्रोसीजर इज शोन बिलो। तो इन्होंने क्या किया, देखिए ये सेल फ्रैक्शनेशन का टॉपिक जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप क्या करते हैं, सेल्स लेते हैं और उन्हें जो है वो होमोजेनाइजर में डालते हैं। होमोजेनाइजर में जब आप डालते हैं तो सेल की मेम्ब्रेन हो जाती है रप्चर। जब सेल की मेम्ब्रेन खुल जाएगी तो अंदर का मटेरियल जितना भी होगा वो फ्री हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप इस ट्यूब को, कि जिसके अंदर सारा मटेरियल फ्री है, इसको आप रखते हैं एक मशीन में जो कि इसे घुमाती है और एक स्पीड सेट करते हैं, और आप आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड बढ़ाते जाते हैं। देखिए 600 जी, फिर 15,000 जी, जी इज फॉर द ग्रेविटी, देन 100,000 जी, तो स्पीड आप बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए जो सबसे हैवी पार्टिकल होता है वो कम स्पीड पे जाकर नीचे बैठ जाता है। तो जब स्पीड 600 जी थी तो न्यूक्लियाई जाके नीचे बैठ गया था। ये अगर टेस्ट ट्यूब है तो इसमें जो चीज़ नीचे बैठ जाएगी ना उसको नाम देते हैं सेडिमेंट का, इसको निकाल लिया जाता है, और जो ऊपर रह गया ये सोल्यूशन, इसको कहते हैं सुपरनेटेंट, इसको दोबारा घुमाया जाता है। तो हर बार आपको कोई चीज़ नीचे बैठी हुई नजर आएगी यानी सेडिमेंट, ठीक है, आप सुपरनेटेंट को डालेंगे दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर और फिर घुमाएंगे, सेडिमेंट अपने पास रख लेंगे। फिर दोबारा कोई चीज़ नीचे बैठ जाएगी, आप ऊपर वाले सोल्यूशन को डालेंगे दूसरी टेस्ट ट्यूब में और फिर घुमाएंगे। तो आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं और हर बढ़ती हुई स्पीड के ऊपर कोई पार्टिकल नीचे जाके बैठ रहा है। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। सबसे कम स्पीड के ऊपर न्यूक्लियस जाके नीचे बैठता है क्योंकि न्यूक्लियस सबसे भारी है। उसके बाद वाली स्पीड के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम नीचे जाकर बैठते हैं। उसके बाद और स्पीड बढ़ने के ऊपर राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नीचे जाकर बैठते हैं। अब सवाल को देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, रैट के लिवर के कुछ सेल्स को पहले होमोजेनाइज किया, यानी उनकी मेम्ब्रेन रप्चर की। उसके बाद जो उनके पास सोल्यूशन था उसको इन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, मशीन में डाला। पहले स्पीड देखें 800 जी, इसके अंदर कोई चीज़ नीचे जाके बैठी, उसे इन्होंने फ्रैक्शन 1 का नाम दे दिया। जो बाकी सोल्यूशन बच गया उसे उन्होंने दोबारा घुमाया 2000 जी के ऊपर, फिर कोई चीज़ नीचे जाके बैठ गई। अगला सोल्यूशन इन्होंने घुमाया 25, तो ये स्पीड बढ़ा रहे हैं। आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें जाकर बैठेंगी, तो देखिए नाम देख लें क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियाई, राइबोसोम। अभी मैं आपको समझा कर आया हूँ, इनमें सबसे हैवी पार्टिकल जो होता है वो राइबोसोम है, सॉरी वो न्यूक्लियस है, और सबसे हैवी पार्टिकल जो है ये सबसे स्लो स्पीड के ऊपर जाकर बैठता है। तो अगर आपको सिर्फ इतना याद है कि सबसे स्लो के ऊपर न्यूक्लियस जाके बैठेगा तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, क्योंकि बाकी सब के अंदर न्यूक्लियस सबसे पहले नहीं है। तो फ्रैक्शन 1 के अंदर न्यूक्लियस जाके बैठेगा, उसके बाद वाली स्पीड के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम अलग अलग दिए में, अगर ये साथ भी देता तो कोई मसला नहीं था, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जाकर बैठेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, थर्ड वाले सेक्शन के अंदर लाइसोसोम है, ये दोनों तकरीबन एक ही स्पीड के ऊपर होते हैं, बट खैर है कोई मसला नहीं है। एंड देन फोर्थ वाले के ऊपर राइबोसोम, या ये साथ में अगर दे देते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है ये आपने याद रखना है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग A, B, C और D correctly shows structures which are found in eukaryotic cell। तो देखिए भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं। अगर आप सेल को खोल के देखें, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। अगर आप सेल को देखें और उसके अंदर आपको प्रॉपर न्यूक्लियस नजर आए, यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नजर आए और उसके अंदर आपका क्रोमोसोम या क्रोमैटिन नेटवर्क पड़ा हो, तो ये यूकैरियोटिक सेल होता है। तो पहला जो पॉइंट होता है वो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। अगर आपको सेल के अंदर नजर आ रहा है न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बस खाली डीएनए पड़ा हुआ है सेंटर के अंदर, तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है।
तो नाम के अंदर ही लिखा हुआ है कैरी ऑन कवर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। तो प्रोकैरियोटिक के पास पुराना वाला न्यूक्लियस होता है यानी प्रॉपर नहीं होता, और यूकैरियोटिक के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल सही सलामत, ठीक है, अच्छा जापानी न्यूक्लियस होता है। अच्छा, दूसरी चीज होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी ऐसे ऑर्गेनल्स के जिनके ऊपर मेम्ब्रेन हो, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। तो आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, गोल्जी बॉडीज नहीं मिलेंगी, इसके अंदर तमाम चीजें अवेलेबल होती हैं। तीसरी चीज राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स इसके साइटोप्लाज्म में होते हैं, जबकि इसके राइबोसोम मेनली एक इस तरह के स्ट्रक्चर से लगे होते हैं जो न्यूक्लियस से निकलता है। दिस इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर ये वाले राइबोसोम्स होते हैं वो कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब देख लेते हैं, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं वो कौन सी चीजें हैं इनमें से जो करेक्टली डिस्क्राइब करती हैं यूकैरियोटिक सेल को, यानी वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगी। क्या यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है? यस। तो इसमें नो लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। क्या यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? यस। इसमें यस लिखा है, लेकिन इसमें ये वाला नो लिखा हुआ था तो हमने एक इनकरेक्ट कर दिया। इसमें नो लिखा हुआ है तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो लास्ट एक ही बच गया हमारे पास कि जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया यस लिखा हुआ है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगी यूकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो क्या राइबोसोम्स मौजूद होते हैं यूकैरियोटिक सेल में? बिल्कुल होते हैं। तो ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं। तो डी जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब करता है यूकैरियोटिक सेल को। अगर हम इसी को प्रोकैरियोटिक सेल बनाएं तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है? नहीं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं। तो ये सही है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स होते हैं? यस। तो दिस इज नॉट करेक्ट। अगर ये मैं यूं कर दूं तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के लिए बन जाएगा और ये यूकैरियोटिक सेल के लिए। Now let's come to the question number 7. What distinguishes a prokaryotic cell from a eukaryotic cell? अभी मैंने आपको बताया। तो देख लेते भाई, प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल होती है। देखिए सेल वॉल का कोई पंगा नहीं है, तो ये यहीं पर इनकरेक्ट हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, गोल्जी नहीं होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेंट्रियोल होता है, बिल्कुल नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास राइबोसोम्स नहीं होते, बिल्कुल गलत। राइबोसोम्स सब में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, क्योंकि दोनों को प्रोटीन्स बनानी है और प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी राइबोसोम्स की होती है। अगर प्रोटीन्स ही नहीं होंगी तो सेल का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल? ऑल, देखिए यूकैरियोट्स के अंदर सारे प्लांट्स आते हैं, सारे एनिमल्स आते हैं, सारे फंगस आते हैं, सारे एल्जी आते हैं, और आपके जो यूनिसेलुलर एनिमल लाइक होते हैं ना, लाइक अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है, तो ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ऑल यूकैरियोट्स की बात हो रही है। सबसे पहली चीज़ है सेल वॉल। क्या सेल वॉल सब में होती है? गलत। सेल वॉल प्लांट से मिल जाएगी आपको, सेल वॉल एल्जी में मिल जाएगी, एनिमल्स में नहीं मिलेगी, फंजाई में मिल जाएगी, ठीक है, एल्जी में मिल जाएगी, ठीक है, फंजाई में मिल जाएगी, लेकिन एनिमल्स में नहीं मिलेगी। तो सेल वॉल सब में नहीं है। क्या डिप्लॉयड न्यूक्लियस सब में होता है? इसके ऊपर मैं आता हूँ। क्या फ्लैजिलम सब में होता है? बिल्कुल नहीं। फ्लैजिलम कुछ के अंदर हो सकता है, लाइक यूग्लिना के पास फ्लैजिला होता है, लेकिन प्लांट्स के पास फ्लैजिला नहीं होता। एनिमल्स में हर किसी के पास फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, अब देखिए ये दो हैं जिसमें शायद स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो। डिप्लॉयड न्यूक्लियस का मतलब ये है कि एक ऐसा सेल के जिसके अंदर पूरे क्रोमोसोम्स हों। फॉर एग्जाम्पल इंसानों के अंदर पूरे क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 हैं, तो हर वो सेल जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, हर वो न्यूक्लियस, वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस कहलाता है। क्या मेरे हर सेल के अंदर पूरे क्रोमोसोम्स होते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पास गैमेट्स जो होते हैं उसके अंदर हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसके अंदर हैप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, लेकिन स्टिल वो यूकैरियोटिक सेल है। इसको भी छोड़े, फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, प्लांट्स के अंदर आपने पढ़ा है कि दो जनरेशंस होती हैं, एक को कहते हैं स्पोरोफाइट जिसका काम स्पोर्स बनाना होता है, और एक को हम कहते हैं गैमेटोफाइट जिसका काम गैमेट्स बनाना होता है। तो प्लांट्स को मैं कह रहा हूँ प्लांट्स यूकैरियोट्स है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट जो है ना, इसके हर सेल के अंदर पूरे क्रोमोसोम होते हैं, तो ये तो डिप्लॉयड हो गया। लेकिन गैमेटोफाइट के हर सेल के अंदर आधे क्रोमोसोम होते हैं, तो ये हैप्लॉयड न्यूक्लियस वाला है, लेकिन स्टिल हम इन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई बड़े स्पेशल हैं। फंजाई की पूरी जिंदगी में आप इसका कोई भी सेल उठाकर देख लें तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा ना, उसमें आधे क्रोमोसोम होंगे, यानी वो हैप्लॉइड होगा। वाहिद एक न्यूक्लियस होता है फंजाई का जिसमें पूरे क्रोमोसोम होते हैं, वो तब होता है जब दो हैप्लॉइड मिलें
और क्या बने, जाइगोट बने। लेकिन फंजाई को हम फिर भी यूकैरियोटिक कहते हैं। तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बिल्कुल ये हर यूकैरियोटिक सेल की पहचान होता है। ये अगर ना हो तो हम ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल लेबल करते हैं। Now, pancreas tissues from a freshly killed rat was removed, placed in a warm isodonic saline solution और फिर इन्होंने दिया उसको रेडियोएक्टिवली लेबल्ड अमाइनो एसिड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद एट इंटरवल्स आफ्टर द अमाइनो एसिड सैंपल ऑफ द टिश्यू वर रिमूव, सेक्शन कट एंड द साइट ऑफ रेडियोएक्टिविटी डिटरमाइंड। तो अच्छा, बहुत आसान से क्वेश्चन है। इन्होंने क्या किया, कुछ सेल्स लिए पेनक्रियास के। पेनक्रियास के क्यों लिए भाई, क्योंकि पेनक्रियास का काम होता है, पेनक्रियास मैंने अभी बताया कि एक डुअल ग्लैंड है, इसका काम एक्सोक्राइन भी है यानी एंजाइम्स बनाना, और इसका काम एंडोक्राइन भी है यानी हार्मोन्स बनाना। पेनक्रियास जो एंजाइम्स बनाता है वो मेनली प्रोटीन होते हैं, और पेनक्रियास जो हार्मोन्स बनाता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन वो भी प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड से। तो इन्होंने पेनक्रियास के टिश्यू को दिया अमाइनो एसिड, लेकिन वो आम अमाइनो एसिड नहीं थे, उनके ऊपर इन्होंने कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल डाल दिया। तो उनसे रेडियो एक्टिव रेज निकल रही हैं जिन्हें आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अब सेल है, ये हमारे पास सेल है, ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके अंदर से ये निकल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हमारे पास गोल्जाई है। ठीक है, अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि ये हमारे पास था रेडियो एक्टिवली लेबल्ड अमाइनो एसिड, ये गया सेल के अंदर। अब कुछ वक्त के बाद इन्होंने इस सेल को एग्जामिन किया कि देखें भाई कि ये जो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड अमाइनो एसिड है ये सेल के कौन से स्ट्रक्चर में पाए जा रहे हैं। बेसिकली ये देखना क्या चाह रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि प्रोटीन्स बनती कहाँ है, बनने के बाद जाती कहाँ है, प्रोटीन का पूरा सफ़र देखना चाह रहे हैं। ठीक है, पूरी जर्नी देखना चाह रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि भाई किस सीक्वेंस के अंदर कहाँ कहाँ ये जो अमाइनो एसिड हैं ये अपेयर होंगे। तो बहुत आसान सी बात है, अमाइनो एसिड से मिलकर बननी है प्रोटीन, प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी होती है राइबोसोम की, और राइबोसोम्स जो है ये बैठे होते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर जिसे आप कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले ये आपको नजर आएगी कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ दो दिए हुए हैं, तो सबसे पहले गोल्जी के ऊपर नहीं आएगी, तो हमारे पास ये दो आंसर बच गए। दोनों में रफ दिया हुआ है, जाहिर सी बात है रफ के ऊपर आएगी क्योंकि राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बन जाएगी जब प्रोटीन, उसके बाद कहाँ जाएगी, दोनों के अंदर दिया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों जाएगी भाई, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और इससे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको निकलते हुए नजर आ रहे हैं, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने के बाद वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बाहर जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगी। तो ये दोनों अभी तक हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद कहाँ जाएगी, तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीज़ बनती है ना, उसमें किसी एडिशन या किसी सब्सट्रैक्शन की ज़रूरत होती है या उसका शेप बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड, तो आपने राइबोसोम क्या करेंगे, अमाइनो एसिड सीधे सीधे लगा देंगे, लेकिन आपको पता है प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, कोई इस तरह से होता है, कोई फोल्डेड होता है। तो ये फोल्डिंग की जिम्मेदारी, ये मॉडिफिकेशन की जिम्मेदारी होती है गोल्जाई की। तो ये जाएगा इसके बाद गोल्जी एपरेटस के पास। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद जाएगा गोल्जी के पास। तो ये करेक्ट आंसर है। गोल्जी क्या करेगा, पहले रिसीव करेगा, फिर मॉडिफाई करेगा, फिर दोबारा से बंद करेगा एक पैकेज के अंदर, ठीक है, एक बैग के अंदर बंद करेगा, और या तो सेल के अंदर छोड़ देगा या सेल के बाहर फेंक देगा। ये जो बैग है ये कहलाता है सीक्रेटरी वेजिकल। सीक्रेटरी वेजिकल, इसके अंदर वो मटेरियल पड़ा हुआ है जो अब सेल से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी जर्नी होती है स्ट्रक्चर की, अमाइनो एसिड की और प्रोटीन बनने की। ये डायग्राम अगर आपने देखी हो, तो अगर यहाँ से अमाइनो एसिड घुसे हैं तो सबसे पहले जाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, यहाँ पर प्रोटीन का मेन स्ट्रक्चर बनेगा, फिर वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बंद होगा किसके अंदर, एक अदद बैग के अंदर, और बैग के बाद जाएगा गोल्जी के पास। गोल्जी इसके शेप में चेंजेस लेकर आएगा, चेंजेस लाने के बाद क्या करेगा, इसे दोबारा से एक बैग में बंद करेगा, और वो बैग जो है वो फिर सेल के बाहर चला जाएगा, जिसे आप कहते हैं सीक्रेटरी वेजिकल। तो ये हमारे पास जर्नी होती है। अच्छा भाई, अ पीस ऑफ मेमेलियन टिश्यू वाज होमोजेनाइज, अगेन उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। और उसके बाद सब्जेक्टेड टू डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी सेल की मेम्ब्रेन को रप्चर किया, यानी मटेरियल बाहर आ गया, फिर उसे घुमाया। 5 सब सेलुलर फ्रैक्शंस जो हैं दे वर इन्वेस्टिगेटेड टू डिटरमाइन देयर रिलेटिव बायोकेमिकल एक्टिविटी, यानी इन्होंने 5 चीज़ें अलग अलग कर ली। यहाँ तो 4 नजर आ रही है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है और राइबोसोम है।
द डायग्राम बिलो ए बी सी एंड डी इंडिकेट द रिलेटिव एक्टिविटी। तो ये वाला जो वाई एक्सिस है ये शो कर रहा है कितनी एक्टिविटी है। तो यहाँ पे कम एक्टिविटी है, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी है, फिर कम, और ये सबसे कम एक्टिविटी है। इन्होंने पूछा क्या है, इनमें से कौन सी डायग्राम जो है वो इंडिकेट करती है मैक्सिमम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिविटी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मतलब नहायत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता हो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किस स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं, तो वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहलाते हैं। इनका काम होता है डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो जाहिर है जहाँ पर लाइसोसोम्स जो है मौजूद होंगे या जहाँ पर लाइसोसोम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, वहीं पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो हैं उनकी एक्टिविटी आपको मिलेगी। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा दिखाई गई है, ये इनकरेक्ट आंसर है। इसमें न्यूक्लियस की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा दिखाई गई है, ये इनकरेक्ट आंसर है। इसमें लाइसोसोम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा दिखाई गई है, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लाइसोसोम जो है उसके अंदर पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम या जिन्हें आप हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। तो हाईएस्ट बायोकेमिकल एक्टिविटी जो है, हाईएस्ट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिविटी जो है वो लाइसोसोम की होगी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगेन ये भी उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। द डायग्राम इज एन आउटलाइन ऑफ द प्रोसीजर फॉर सेपरेशन ऑफ सेल कंपोनेंट फ्रॉम अ लिवर होमोजेनेट। लिवर का सेल लिया, उसको होमोजेनाइज किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने इसे घुमाया। देखिए पहले जो स्पीड है वो 600 है, 600 की स्पीड पे कुछ जाकर नीचे बैठ गया, इसे इन्होंने नाम दिया एक्स का, और कुछ ऊपर रह गया जिसे आप सुपरनेटेंट कहते हैं। इसको इन्होंने दोबारा घुमाया 10,000 की स्पीड पे, कुछ नीचे जाके बैठ गया, इसे इन्होंने वाई कहा। कुछ ऊपर रह गया, इसे इन्होंने दोबारा घुमाया 1,50,000 की स्पीड के ऊपर, फिर खुद जाके नीचे बैठ गया। तो ये जो नीचे चीज़ें नीचे बैठ रही हैं, इसे इन्होंने नाम दिया एक्स, वाई और जेड का। अब ये पूछ रहे हैं कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। अगेन जो सबसे हैवी चीज़ होगी वो सबसे कम स्पीड पे बैठेगी। सबसे हैवी सेल के अंदर होता है न्यूक्लियाई, उसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जाके बैठेगा, और लास्ट में हमारे पास होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। तो अगर आपको करेक्ट सीक्वेंस याद है तो इसका आंसर निकालना कोई मुश्किल नहीं है। द डायग्राम शोज अ जनरलाइज्ड एनिमल सेल। ठीक है, क्यों इन्होंने मेंशन किया है एनिमल सेल, मैं बताता हूँ अभी। विच स्ट्रक्चर रेप्लिकेट्स ड्यूरिंग माइटोसिस एंड जनरेट्स द स्पिंडल। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर माइटोसिस प्रॉपर्ली पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास एक अदद बॉडी है जिसे कहते हैं सेंट्रोसोम, जिसके अंदर 2 बैरल की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं सेंट्रियोल। देखिए ये ऐसा सेल है जो अभी डिवीजन के लिए तैयार नहीं है। कैसे पता मुझे ऐसे पता कि हमारे पास एक बॉडी है। जब ये सेल की डिवीजन के लिए तैयार होगा तो हमारे पास एक बॉडी नहीं होगी बल्कि इस तरह की 2 बॉडीज होंगी। ये एक सेंट्रोसोम है और ये दूसरा सेंट्रोसोम है। तो इसकी क्या होती है, डिवीजन से पहले इसकी रेप्लिकेशन होती है या इसकी कॉपी होती है। क्यों कॉपी होती है, क्योंकि इनमें से एक रहेगा यहीं और एक घूम के आएगा ऑपोजिट साइड पे, और यहाँ से दोनों बनाना शुरू करेंगे धागे जिन्हें आप कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और ये धागे जाकर क्रोमोसोम को पकड़ लेंगे और क्रोमोसोम को अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से एक क्रोमोसोम बीच से स्प्लिट हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है सेंट्रियोल। कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है न्यूक्लियस के बिल्कुल ऊपर। तो अगर आप ए को देखें तो ए जो है ना ये सीक्रेटरी वेजिकल है। अभी हम पीछे पढ़कर आए थे ना कि गोल्जी से जब कोई मटेरियल बाहर जाना होता है तो वो एक बैग में बंद होकर जाता है, तो वो है ए जो है वो सीक्रेटरी वेजिकल है। बी की अगर मैं बात करूं तो बी जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, बी जो है हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सी जो है ये कुछ हद तक क्लियर नहीं है, बट इट लुक्स लाइक गोल्जी, बट इट कैन बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये क्लियर नहीं है। डी जो है हमारे पास, ये हमारे पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये जो डी के ऊपर बना हुआ है गोल सा स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस के ऊपर ये जो डी बना हुआ है दिस इज द सेंट्रियोल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ये सेंट्रियोल है, इसकी 2 कॉपीज बनेंगी, एक यहीं रह जाएगा, एक ऑपोजिट आएगा, और फिर ये इस तरह के फाइबर्स बनाना शुरू करेंगे जिसका नाम है स्पिंडल फाइबर। व्हाई डिड दे मेंशन एनिमल सेल, बिकॉज ये जो सेंट्रियोल है ये प्लांट्स के सेल में नहीं पाया जाता, ये फंगस के सेल में भी नहीं पाया जाता, ये एनिमल के सेल के अंदर पाया जाता है। नाउ व्हाट इज द साइट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस इन द सेल। अच्छा, अब बहुत आसान सा सवाल है लेकिन हो सकता है स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो।
देखिए गोल्जी एपरेटस का काम मैं पहले भी बता चुका हूँ, दूसरों की बनी हुई चीज़ों को रिसीव करना, मॉडिफिकेशन करना, दोबारा से पैक करना और डिलीवर करना। लाइसोसोम के अपने अंदर एंजाइम्स होते हैं, ये एक बैग होता है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, इसका काम इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, चीज़ों की तोड़ मोड़ होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है ये मैं अभी बताता हूँ। तो जब भी एंजाइम का नाम आएगा तो स्टूडेंट अगर कंफ्यूज है तो वो डाल देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि यहाँ पर स्मूथ लिखा हुआ है, यहाँ पे रफ नहीं लिखा हुआ, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये दोनों भी हमारे आंसर नहीं है। एंजाइम्स मेनली जो होते हैं आपने पढ़ा होगा कि दे आर प्रोटीन। अब प्रोटीन बनाने की जो जिम्मेदारी होती है, प्रोटीन फैक्ट्री जिन्हें कहा जाता है, उन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है राइबोसोम। अगर मैं यहाँ से राइबोसोम निकाल दूं और मैं स्मूथ की जगह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डाल दूं तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट यहाँ पे जो आंसर है वो राइबोसोम है, क्योंकि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और एंजाइम जो है इनका मेनली स्ट्रक्चर जो होता है, मेनली इनका नेचर जो होता है वो प्रोटीन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शन है? इसका काम लिपिड सिंथेसिस है, तो आपने विटामिन डी का नाम सुना है और कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना है, तो वो इसी में बनते हैं। इसके अलावा इसका काम है कैल्शियम स्टोरेज, कैल्शियम को स्टोर करना। मसल्स के अंदर जो कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो इसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जमा हुआ होता है। सिमिलरली इसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी हार्मफुल केमिकल्स को नॉन हार्मफुल केमिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना, ये भी जिम्मेदारी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। Okay, the diagram shows the ultrastructure of eukaryotic cell. So this is a eukaryotic cell. Which organelle does not contain nucleic acid? देखें जब भी न्यूक्लिक एसिड की बात आती है तो मेनली बात हो रही होती है डीएनए की और आरएनए की, क्योंकि वैसे तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर एटीपी भी आता है, ठीक है, एटीपी जो है इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, बट हम मेनली बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की कि एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, यानी एक पॉलीमर है। एटीपी जो है ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है, जबकि डीएनए और आरएनए इसके अंदर हजारों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो हम न्यूक्लिक एसिड में इन दोनों की बात करते हैं। अब इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें ये न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है ये गोल सा स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस के अंदर एक गोल सी बॉडी है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, फिर ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, आरएनए और प्रोटीन। तो आरएनए होता है, इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस इसमें न्यूक्लिक एसिड है, तो दिस इज नॉट द आंसर। अगर हम सी की बात करें तो जो सी है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर है। अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो ये सेंटर वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि डीएनए इटसेल्फ इज अ न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, अब ये जो ए और बी है इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ए के बारे में मैं थोड़ा सा श्योर हूँ कि चूंकि ये इसके ऊपर है, न्यूक्लियस के ऊपर है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये गोल्जी एपरेटस है। गोल्जी एपरेटस के पास डीएनए की कोई गुंजाइश नहीं है या आरएनए की कोई गुंजाइश नहीं है। गोल्जी एपरेटस के पास बना बनाया प्रोटीन का स्ट्रक्चर आता है जिसमें वो कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है, तो इसके अंदर डीएनए और आरएनए नहीं होता। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बी के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, बट बी लुक्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, बी जो है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ है, न्यूक्लियस से जो इस तरह का स्ट्रक्चर निकलता है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी डीएनए और आरएनए नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर आरएनए होता है। कैसे? न्यूक्लियस से जो डीएनए से जो आरएनए की डीएनए से जो कॉपी बनती है जिसे आप कहते हैं मैसेंजर आरएनए, वो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है, बनने के बाद सीधा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और यहीं पर जो राइबोसोम होते हैं वो इसको पढ़कर प्रोटीन बनाते हैं, तो इसके अंदर आरएनए पाया जाएगा। तो इसके अंदर भी आरएनए है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए है, और न्यूक्लियोलस के अंदर भी आरएनए है। तो किसके अंदर नहीं है? वो है गोल्जी एपरेटस। Now, some cellular organelles they are bound by a single membrane, while other organelles have two membranes. ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है कि भाई सेल के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है और वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर दो मेम्ब्रेन चढ़ी हुई हैं, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। तो भाई सिंगल मेम्ब्रेन वाला कौन है? देखिए, ये जो टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट कोई ऑर्गेनल नहीं है, बल्कि आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम वैक्यूल है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, और ये सिंगल लेयर होती है, तो ये सही है टोनोप्लास्ट। लाइसोसोम के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है, तो ये यहाँ तक करेक्ट है, ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनकरेक्ट। न्यूक्लियस के ऊपर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनकरेक्ट। न्यूक्लियस के ऊपर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनकरेक्ट। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है।
वैक्यूल जिसके ऊपर टोनोप्लास्ट होती है, सिंगल मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है। अगर आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर ये दूसरी मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी 2 मेम्ब्रेन होती है। ये क्लोरोप्लास्ट की एक मेम्ब्रेन है और ये क्लोरोप्लास्ट की 2 मेम्ब्रेन है। ठीक है। Now the diagram below shows some of the structures in an animal cell. ठीक है, you have to focus कि ये कौन सा सेल है। Now which of the structure A, B, C or D would be involved in the final secretion of digestive enzymes from this cell? Final secretion of digestive enzymes। ठीक है। अच्छा अब देखें भाई, हमारे पास सपोज कर लें कि ये सेल जो है ये पेनक्रियास का है। ठीक है, पेनक्रियास का काम है एंजाइम्स बनाना और वो डाइजेशन के अंदर हेल्प करेंगे। अब पेनक्रियास का जो सेल है वो एंजाइम्स बनाकर बाहर फेंकेगा। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि सबसे पहले चूंकि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं तो वो इस स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे। दिस इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने के बाद वो जाएंगे इस स्ट्रक्चर के पास जिसका नाम है गोल्जी। गोल्जी क्या करेगा, इनका शेप बनाएगा। ठीक है, इनमें कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा और गोल्जी ये चेंजेस करने के बाद, मॉडिफिकेशन करने के बाद, फॉर एग्जांपल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इस तरह की चेन बनाई थी, गोल्जी ने इसको इस तरह का कर दिया। इसके बाद गोल्जी से बंद करेगा एक अदद बैग में जिसे आप कहते हैं सीक्रेटरी वेसिकल, और ये वो बैग है जो सेल से बाहर जाएगा। तो ये जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं ये गोल्जी से निकल रहे हैं बैग्स जिन्हें सीक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। इनके अंदर वो प्रोडक्ट होगा जिसने अब सेल से बाहर जाना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नाउ व्हेन अ ग्लाइकोप्रोटीन, देखिए ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 चीज़ें हैं। इसके अंदर ग्लाइको है और प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर है। अगर ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज करना है फ्रॉम फॉर सीक्रीशन फ्रॉम अ सेल, सपोज कर लें एक सेल को जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन बना के बाहर भेजना है, तो कौन सा रूट जो है वो लिया जाएगा? तो बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले क्या चीज़ बनाई जाएगी, सबसे पहले प्रोटीन बनाया जाएगा। प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम कहाँ होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे? रफ के ऊपर। तो गोल्जी एपरेटस सबसे पहला नहीं होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहला होगा। तो ये आंसर हो सकता है। रफ एंडोप्लाज्म, ये भी आंसर हो सकता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहला नहीं होगा। तो ए और डी हमने रूल आउट कर दिया। अब पहला तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद ये चीज़ जाएगी थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने पहले भी बताया था कि रफ के अंदर जो चीज़ बनती है वो स्मूथ के जरिए ट्रांसफर होती है। तो ये स्मूथ इन्होंने बाद में दिया है, इसमें ये इनकरेक्ट है। रफ के बाद ये जाएगी स्मूथ में, और स्मूथ के बाद जाएगी ये गोल्जी एपरेटस के पास। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि गोल्जी एपरेटस छेड़खानियाँ करता है, मॉडिफिकेशन करता है। यहाँ पे क्या छेड़खानी चाहिए? प्रोटीन के अंदर आपने ऐड करनी है कार्बोहाइड्रेट की चेन। तो ये काम कौन करेगा? ये गोल्जी एपरेटस करता है। तो इस तरह से बनेगी ग्लाइकोप्रोटीन। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो सी है। नाउ द की बिलो कैन बी यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। अब ये 5 इन्होंने ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं, इनको आपने सेपरेट करना है और ये इन्होंने 5 लाइंस दी हुई हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा है। तो अगर आपको 1-2 के बारे में भी पता होगा ना तो आप करेक्ट आंसर तक चुटकी बजाते पहुंच जाएंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है? मेम्ब्रेन विद डेफिनेट पोर्स, यानी ऐसी मेम्ब्रेन के जिसके अंदर होल्स हों। ठीक है, इसको छोड़ दें, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको छोड़ दें। तो देखिए वो कौन सा स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर डेफिनेट पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं? तो वो हमारे पास न्यूक्लियस है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसकी 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, और अगर आपने देखा हो तो इसके अंदर इस तरह के होल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, ये मैं बहुत ज़्यादा अजीब से बना रहा हूँ, बट ये न्यूक्लियस के अंदर कुछ गैप्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इनके थ्रू चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से बाहर और न्यूक्लियस के अंदर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है आरएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, तो वो आरएनए भी इसी न्यूक्लियर पोर से बाहर जाता है। तो ये तो न्यूक्लियस है, जो वी है वो न्यूक्लियस है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है कि जिसके अंदर वी के नीचे न्यूक्लियस दिया हुआ है। तो इस तरह से आप करेक्ट आंसर तक झटपट पहुँच जाएंगे। बाकी देख लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन जिसके अंदर स्टॉक पार्टिकल्स अटैच हो, यानी कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो कि एंजाइम्स वगैरह होते हैं, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन होती है जो फोल्डेड होती है, और इसी फोल्डेड मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पार्टिकल्स अटैच होते हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं, जो एटीपी जनरेशन के काम आती है। तो ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इस वाली मेम्ब्रेन के अंदर होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। करेक्ट दिया हुआ है बिल्कुल। दूसरा क्या है? इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू थाइलाकॉइड।
अच्छा, ये जो थाइलाकॉइड का वर्ड है ये यूज़ होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, फिर ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको इस तरह के गोल गोल से स्ट्रक्चर नज़र आता है, ठीक है, इस तरह के गोल गोल से स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हो तो फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शंस होते हैं, लाइट और डार्क। तो जो लाइट रिएक्शन होता है वो इसी स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जिसे आप थाइलाकॉइड कहते हैं। और इसके बाहर का जो एरिया है ये कहलाता है स्ट्रोमा, यहाँ पर होता है डार्क रिएक्शन। कंपोज्ड ऑफ वन यूनिट, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो एक यूनिट से मिलकर बना होता है? तो वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम सिंगल यूनिट होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर बेसिकली एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एंड कंपोज्ड ऑफ टू यूनिट्स, जिसमें से एक लार्ज है और एक स्मॉल है। तो आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा होगा, ये लार्ज यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है, ये स्ट्रक्चर राइबोसोम्स का होता है। तो ये हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस है, तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। अच्छा भाई, अ टेडपोल्स टेल इज ग्रेजुअली ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस जो है वो चेंजेस होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स की बॉडी के अंदर आते हैं, चेंजेस। तो ये चेंज के जिसके अंदर कोई चीज़ लॉस हो, ये कहलाता है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जो फ्रॉग होता है जब वो टेडपोल वाली कंडीशन में होता है तो उसके पास टेल होती है, लेकिन जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसकी टेल ख़त्म हो जाती है। तो कोई चीज़ बन नहीं रही बल्कि कोई चीज़ गायब हो रही है, तो ये उल्टा मेटामॉर्फोसिस है, उल्टा चेंज आ रहा है, ये कहलाता है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो अब ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा ऑर्गेनल है जो उन सेल्स में इंक्रीज होगा जब टेल डीजनरेट हो रही होगी या जो टेल जो है वो ब्रेक हो रही होगी। तो आसान सी बात है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसका काम तोड़फोड़ है। सेंट्रियोल का क्या काम है? स्पिंडल फाइबर बनाना, ठीक है, इनका कोई काम सेल के स्ट्रक्चर की तोड़फोड़ नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर रफ होगा तो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, अगर स्मूथ होगा तो लिपिड बनाने में, कैल्शियम को स्टोर करने में और डिटॉक्सिफिकेशन में काम करेगा। गोल्जी का क्या काम है? दूसरों की चीज़ों में छेड़खानियाँ करना। इन तीनों में से किसी का काम डाइजेशन नहीं है, इन तीनों में से किसी का काम तोड़फोड़ नहीं है। किसी के पास ऐसे एंजाइम नहीं होते जो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को तोड़ सकें। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं? तो वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो जो टेल के सेल्स हैं उनके जो लाइसोसोम है वो अंदर का मटेरियल तोड़ते रहेंगे, जिसकी वजह से टेल जो है वो गायब होती हुई नजर आएगी। अच्छा, इसको छोड़ दें, ये पुराने वाले क्वेश्चन का है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोर प्रोमिनेंट इन अ सीक्रेटरी सेल देन इन अ नॉन सीक्रेटरी सेल? सीक्रेटरी सेल वो है जिसका काम है कोई ना कोई चीज़ बना के बाहर छोड़ना, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था, जो भी सीक्रेटरी सेल होता है उसके अंदर दो चीज़ें, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी चीज़ है गोल्जी। ये दो चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि इसका काम होता है प्रोटीन बनाना, इसका काम होता है उसमें छेड़खानियाँ करके बाहर भिजवाना। तो अगर यहाँ आप देखें तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो नहीं नजर आएगा, आपको गोल्जी एपरेटस नजर आ रहा है। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे दिया जाए तो वो भी मोर प्रोमिनेंट होता है सीक्रेटरी सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया उन सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट होगा जिनका काम ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन है, जैसे कि मसल सेल है, मसल सेल को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा। पिनोसाइटोटिक वेसिकल किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ जब सेल के अंदर आ रही होती है तो उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। बड़ा पार्टिकल जब सेल के अंदर आता है तो ये प्रोसेस कहलाता है एंडोसाइटोसिस। अगर सॉलिड आएगा तो कहते हैं हम फेगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड आएगा तो हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर करवाऊंगा इसी टॉपिक के।